गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एनकेएस एकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पता है आपको, प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने वेक्टर एंड स्केलर स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक बताया था ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसमें एरो के जरिए डिनोट करते हैं, और दूसरा आई, जे और के जरिए, जिसे हमने बोला था कि बाद में बताएंगे। क्लियर है गाइज? उसके बाद हमने आपको बताया था कि वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी लेटर ले लो, उस पर एरो यूज कर लो, तो वो क्वांटिटी हो जाती है वेक्टर। और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि एरो हेडेड लेटर को मॉडुलस के अंदर डाल दें, मॉडुलस में लगा दें, तो वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड या यूं कहें उस एरो की लेंथ रिप्रेजेंट करती थी। साथ साथ हमने गाइज कुछ एग्जांपल्स भी बताया था कि वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई वेक्टर ईस्ट में लग रही है, नॉर्थ में लग रही है, ईस्ट नॉर्थ के बीच लग रही है, या किसी और एंगल पे लग रही है, इन सबको हमने बताने का काम किया था। और साथ साथ हमने वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, एलोंग शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेक्टर में, ना तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आती है और ना ही उसके डायरेक्शन में। क्या मेरी बातें क्लियर थी गाइज? और साथ साथ मैंने दो वेक्टर के बीच के एंगल को भी बताया था कि एंगल हम निकालते कैसे हैं। क्लियर है गाइज? दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ मिलाते हैं और उसके बीच जो छोटी एंगल बनती है ना, उसी को हम लोग वेक्टर के बीच का एंगल बोलते हैं। और गाइज वो एक्यूट भी हो सकती है या ऑब्ट्यूस भी हो सकती है, लेकिन एग्रीगेट में छोटे एंगल की बात कर रहा था। कि इतनी बातें क्लियर थी गाइज? आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर के टाइप्स। तो चलिए, आज के पूरे क्लास में हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या है ये तो आपको पता पड़ ही गया है, बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। प्रीवियस क्लास में काफी अच्छे से एनालाइज किया था हमने। अब वेक्टर के टाइप्स करते हैं गाइज। तो वेक्टर क्या है वो तो आपको पता ही है। अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो एक एरो है। क्लियर है गाइज? और एरो की डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन बताती है, और एरो की जो लेंथ है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताती है। और कोई भी वेक्टर कंप्लीट तब हो पाएगा जब उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी इन जनरल। क्लियर है गाइज? अब वेक्टर के टाइप्स हम किस बेसिस पे करेंगे? तो गाइज वेक्टर के टाइप्स उसके नेचर के बेसिस पे करेंगे, है ना। उसके नेचर का मतलब कि वो कहां है, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, बहुत सारे वेक्टर्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे बिहेव कर रहे हैं गाइज, उस बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो टाइप करने वाले हैं वो है नल वेक्टर, या इसे हम लोग कई एक बार जीरो वेक्टर भी कहते हैं। नाम से कुछ कुछ क्लियर है। जीरो वेक्टर मतलब एक ऐसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। तो पहले तो लिख लेते हैं, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्लियर है? उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। कमाल की बात यह है गाइज कि जीरो वेक्टर में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। सो फिर बोलोगे सर ये काहे का वेक्टर? फिर मतलब जिसमें डायरेक्शन ही नहीं है तो इसका वेक्टर वेक्टर होने का कैसे सवाल है? तो गाइज इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, थोड़ा समझना है। किसी भी बॉडी पे अगर दो दो फोर्स लग रही है, फोर्स एक वेक्टर है, मतलब मैं बोलूं दो दो वेक्टर्स लग रही है, तो उनका रिजल्टिंग भी गाइज एक वेक्टर होता है। सो दिस इज द कंसेप्ट। पहले समझना है कि दो वेक्टर की जो रिजल्टिंग होती है वो भी एक क्या होती है, वेक्टर होती है। ये एक कंसेप्ट है। अब गाइज उस कंसेप्ट को यूज करके मैं एक छोटा सा आप क्वेश्चन डील करने की कोशिश करूं, तो वहां से पूरी फील आ जाएगी कि कैसे वेक्टर जीरो हो सकता है और उसकी डायरेक्शन भी नहीं होती। तो आपने क्या पढ़ा कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर की जो सम है, वो भी क्या होती है, एक वेक्टर। कंसेप्ट क्या है, इसको हालांकि बाद में पढ़ेंगे। द सम ऑफ टू वेक्टर, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी इस पे मेंशन कर देता हूं, इज ऑल्सो अ वेक्टर। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस जीरो वेक्टर। ठीक, समझो। मान लो कि आपके पास कोई ब्लॉक है और आपने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया गाइस? 10 न्यूटन का राइट में लगाया, और लेफ्ट में भी इस पे लगा दिया आपने 10 न्यूटन का। क्लियर है गाइस? 10 न्यूटन का।
अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस वाले ब्लॉक पर अब नेट कितना वेक्टर लग रहा है। वेक्टर फोर्स तो वेक्टर है ना, तो नेट वेक्टर कितना लग रहा है। अब बोलोगे सर 10 आगे 10 पीछे, तो इस पर तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। एग्जैक्टली गाइज, आप सही सोच रहे हो। सो यहां पे मैं बोलूं कि एफ नेट कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर वो तो 0 होगी। और गाइज एफ नेट मतलब एफ तो एक वेक्टर है, एफ तो एक वेक्टर है, तो अभी तो वेक्टर 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0। अब गाइज एक और बात समझते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बोलता कि 10 न्यूटन इस साइड है और 8 न्यूटन इस साइड में, तो मैं आपसे बोलता कि एफ नेट बताओ, तो सब लोग बोलते हो कि सर ये इसमें कुछ खास है ही नहीं। आप वेक्टर अगर लगाते तो बोलते सर 10 इधर 8 इधर, तो बचा 2 न्यूटन का होगा। और ड्यू अगर इधर ईस्ट लेते हैं तो ड्यू ईस्ट बोलोगे या राइट साइड बोलोगे ना गाइज। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे तेरे को डायरेक्शन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ बच रही है 2 न्यूटन एंड दैट इज टुवर्ड्स द ईस्ट। क्या मेरी बातें क्लियर है? बट ऊपर में ऐसा है क्या गाइज, इसमें क्या कोई मैग्नीट्यूड बच रही है क्या? बोलोगे नहीं सर। जब कोई मैग्नीट्यूड बच ही नहीं रही है तो क्या इस पर नेट फोर्स कुछ दिखाई देगा कि किस साइड में लग रही है? नहीं। सो वी कांट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, बट स्टिल इट इज अ वेक्टर। क्या मेरी बातें क्लियर है? अभी भी ये वेक्टर है। वेक्टर क्यों है गाइज? बिकॉज सम ऑफ 2 वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर। तो 2 वेक्टर का सम ही तो मैं कर रहा हूं, तो वो एक वेक्टर ही होनी चाहिए। हालांकि इसकी डायरेक्शन हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्या कंसेप्ट क्लियर हो रही है? और अगर उसको थोड़ा सा फील करने के लिए मैंने थोड़ा एक कम और एक ज्यादा करके बताया, तो फिर आपको दिख रहा होगा कि एक नेट वेक्टर बन रही है। लेफ्ट बने, राइट बने, अप बने, डाउन बने, जिधर भी बने उसकी डायरेक्शन वहां पे क्लियरली दिख रही है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब तो मुझे लगता है काफी क्लियर हो गया होगा कि जीरो वेक्टर कैसे होगा। तो एग्जांपल में आप ये डाल सकते हो। क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेक्टर को बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। कौन से वेक्टर बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। समझिएगा, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में रहने वाले वेक्टर्स, एक ही प्लेन में रहने वाले वेक्टर्स। तो लिख सकते हो द वेक्टर्स, इसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे 2 या 2 से अधिक वेक्टर के बारे में बात हो रही है। द वेक्टर्स lying in same plane, the vectors lying in the same plane are called coplanar vectors. clear है? are called coplanar vectors. so example के तौर पर मैं दे दूं तो फोटो बना के मैं कर सकता हूं। जैसे मान लो कि कोई आपके पास प्लेन है, इस पर मैंने ढेर सारा वेक्टर खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, इधर खींच दिया। कुछ नेमिंग कर लो, ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, ऐसे कर लो, बस इसी प्लेन पे रहना चाहिए। क्लियर है गाइज? सो इस प्लेन का नाम मान लो कि पाई प्लेन मैंने दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो डेफिनेटली हियर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोप्लेनर डेफिनेटली। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? क्या बहुत ही बढ़िया चीज सीख रहे हो? अब गाइज फिजिक्स में जो मैं अब आगे जो छोटा सा कंसेप्ट बताने वाला हूं, इसमें फिजिक्स में वाकई इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए तो आप पढ़ ही सकते हो। थोड़ा सा नॉलेज होगा तो मैथ्स में बहुत आपको कोऑपरेट करेगा। तो चलिए गाइज छोटी सी कहानी क्या है वो समझते हैं। इन सब चीजों को मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, बस आप कंसेप्ट दिमाग में बना के रखना, क्योंकि पहली बार वेक्टर पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा एडिशनल चीजें आप समझो तो आपको मजा आएगा। तो ऐसा है गाइस कि कोई भी 3 वेक्टर, अभी मैं 4 या 5 वेक्टर की बात नहीं कर रहा, कोई भी 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है, कोई भी 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उसमें एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है मैं बताता हूं। पहले यहां पे लिखते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना गाइज, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल चीज होती है। अभी मैंने टाइप्स किया और टाइप्स में क्लियर हो चुका, आप समझ चुके, आपकी कहानी इतनी ही तक जानी है। लेकिन मैं कुछ एडिशनल चीज सिखा रहा हूं कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हो गए तो उसकी शर्त क्या होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर शर्त क्यों ढूंढ रहे हो, क्या 3 वेक्टर कोप्लेनर नहीं भी हो सकता है? पहले तो बेसिक सवाल करते हैं। तो गाइज मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास 2 मार्कर है, यहां पे देख पा रहे हो, और एक और मार्कर ये। तो अब सोचो जरा, थोड़ा फील करने की कोशिश करो।
एग्जैक्टली आपको फील आ जाएगी। गाइज क्या अभी ये दोनों प्लेन में है? बोलोगे हाँ, कैसे भी कर लो तो प्लेन ही है ना। अभी ऐसे प्लेन में है, ऐसे कर लो तो इस प्लेन में है, ऐसे कर लो तो इस प्लेन में है। क्लियर है गाइज? अब मैं तीसरे को रख दूं तो क्या गाइज ये और ये तीनों एक ही प्लेन में है? बिल्कुल नहीं। एक प्लेन का मतलब पूरा का पूरा इसका हर पार्ट और इसका हर पार्ट उस प्लेन से चिपकना चाहिए। अगर इस प्लेन की बात करें तो इस प्लेन में तो इन दोनों वेक्टर का पूरा पार्ट है चिपका हुआ। क्या इसका पूरा पार्ट चिपका हुआ? नहीं, थोड़ा सा नीचे का पॉइंट होगा बस, बाकी पार्ट तो ऊपर है। तो क्या ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में है? क्या ये उस प्लेन में है? बोलोगे नहीं सर। क्या ये तीनों कोप्लेनर हैं, यानी तीनों एक ही प्लेन में रहने वाले हैं? बोलोगे नहीं सर। एग्जैक्टली आप सही समझ रहे हो। अगर गाइज मैं ऐसे कर दूं, ध्यान से वॉच करो, दिख रहा है ऐसे? अब देखो, ये देखो, या फिर तुमको सामने दिखाऊं, ऐसे दिख रहा है? तो देखो, तुम देखोगे कि ये तीनों क्या हो रहे हैं? एक ही प्लेन में हो रहा है। तीनों किस में हो रहा है? एक ही प्लेन में हो रहा है। तो क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? बिल्कुल गेट कर रहे हो कि ये वाली वेक्टर तीनों किस में है गाइज? एक ही प्लेन में है। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कोप्लेनरिटी। क्लियर है गाइज? तो यही बात बोली गई है कि अगर आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तीन ही की बात हो रही है, अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो कोई ना कोई तीनों में तो रिलेशन होगा। एग्जैक्टली गाइज, तीनों में जरूर एक रिलेशन है, और वही रिलेशन के बारे में हम अपन बात कर रहे हैं। कोई प्रूफ नहीं कर रहे हैं कुछ भी इसके बारे में, केवल कंडीशन लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको बहुत सारे सवाल तो देखते ही आंसर कर दो। ठीक है, इसकी पूरी कहानी कहां पढ़नी है गाइज? मैथ्स में पढ़नी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। So what is the coplanarity of three vectors? What is the condition of coplanarity of three vectors? So condition is यहाँ पे लिखते हैं कि अगर A वेक्टर, अगर B वेक्टर और C वेक्टर, अगर ये तीन कोप्लेनर हैं, if A vector, B vector and C vector are coplanar, then A vector can be represented as, मतलब A को हम लिख सकते हैं B और C के सम के रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मतलब कोई स्केलर से गुणा करके, जैसे मान लो कि कुछ मैंने लेमडा नाम का स्केलर लिया और कोई म्यू नाम का स्केलर लिया, तो इस तरह से गुणा करके किसी भी तरीके से B और C के टर्म में A को लिख सकते हो। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? B और C के टर्म में आप A को डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर पाओगे। अब बोलोगे सर A को ही? नहीं गाइस, किसी एक को, किसी को भी, B को भी, सम म्यू कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये म्यू तो कोई कांस्टेंट ले रहा हूं जो आपको एडजस्ट करने में बने, इस तरह से सोच सकते हो। या C को भी लिख सकते हैं, बिल्कुल गाइस, कुछ भी, किसी भी एक वेक्टर को आप दो वेक्टर के सम के रूप में डेफिनेटली लिख सकते हो। सो दिस इज द मेन पॉइंट। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? अब आपको कहीं भी इस तरह से दिख ले, मतलब कहीं भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं आपको, जैसे कहीं भी ऐसा दिख जाए कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस C वेक्टर इज 0, A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस C वेक्टर 0, बस इतना ऐसा लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो क्या ये इंप्लाई करता है गाइज कि A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर कोप्लेनर? इतना तो आप देख के बोल ही सकते हो। बोलोगे हाँ सर। अब बोलोगे सर ऐसा कहां रिप्रेजेंटेड है ना गाइस? किसी एक को निकालो, एक को निकालोगे तो उधर ले जाओगे तो क्या होगा? C माइनस B, यानी C और B के टर्म में हम लिख पा रहे हैं ना। अब C माइनस B करने में C के पीछे 1 है, B के पीछे -1 है, वो अलग इश्यू है, लेकिन हम कर पा रहे हैं ना गाइज। सो दिस इज द केस। अगर मैं और एग्जांपल दे दूं, ऐसे कर दो, बोलोगे कि क्या ABC कोप्लेनर है? बिल्कुल गाइज, ABC डेफिनेटली कोप्लेनर है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। सो एक पॉइंट है जो मैंने आपको बस ओरल आपको बताया, जो आपको याद रहना चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो ये तो हो गया पिक्टोरियल कंडीशंस कि भाई एक ही प्लेन में दिख रही है तो एक कोप्लेनर हो गया, लेकिन ये हो गया मैथमेटिकल कंडीशन कि अगर मैथमेटिकली मुझे इस तरह का चीज दिख रहा है तो हम बता पाएंगे कि तीन वेक्टर कैसे हैं कोप्लेनर। मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं, सर 4 वेक्टर के बारे में आपने नहीं बताया, 5 वेक्टर के बारे में नहीं बताया गाइज। ये सारा कुछ कर लोगे गाइज 3D एंड वेक्टर के मैथमेटिक्स में पूरी डिटेल के साथ। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो अभी हम लोग कितने टाइप्स किया? बस 2 टाइप किया, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर जिसको कहते हैं, एंड कोप्लेनर वेक्टर मींस एक ऐसी वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करती है। क्या कहीं से कोई डाउट है गाइज? नो डाउट। तो चलिए पहले आप इसको कॉपी कीजिए, तो फिर हम लोग धीरे धीरे टाइप्स को आगे बढ़ाते हैं।
चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे वेक्टर के टाइप्स करते हैं। 3 नंबर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर गाइज, कोलिनियर लाइंस आपने सुना होगा, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स सुना होगा, लाइंस नहीं, कोलिनियर पॉइंट्स सुना होगा। मतलब एक ऐसे सारे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के अलोंग एग्जिस्ट करते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोलिनियर पॉइंट्स, वी आर इंटरेस्टेड इन कोलिनियर वेक्टर्स। तो वो सारे वेक्टर, समझते हैं इसको, वो सारे वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल है, वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, या यूं कहें वो सारे वेक्टर्स जो एक दूसरे के अलोंग है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यानी वो सारे वेक्टर जो या तो एक दूसरे के अलोंग है या फिर एंटी भी है, चलेगा, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, किसी भी टाइप को हो, बस उसका सेंस अलोंग वाली होनी चाहिए, ठीक है, एक ही डायरेक्शन वाली होनी चाहिए या एंटी डायरेक्शन वाली होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो वैसे सारे वेक्टर्स को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। फिर से सुनो, वो सारे वेक्टर्स जो या तो पैरेलल हो, एक लाइन में बोले तो या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो गाइस। बहुत बच्चे तो अभी नए हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पैरेलल और एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है, क्या पैरेलल जो नहीं हो उसको एंटी पैरेलल कहते हैं? नो गाइस, ऐसा नहीं है। देखिए पैरेलल एंटी पैरेलल लाइन वाइज बात करें तो दोनों ही पैरेलल है, दोनों ही क्या है, पैरेलल को शो कर रही है। चूंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है इसमें, तो अगर सेम डायरेक्शन होगी, दो वेक्टर को ले लो, देखो लो, इसका ये जो मुंडी है ना, ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो देखो दोनों वेक्टर की मुंडी एक ही डायरेक्शन में है, तो मान के चलेंगे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में। क्लियर गाइस? तो साफ क्लियर है कि दोनों वेक्टर क्या एक ही डायरेक्शन में है? बोलोगे हाँ। क्या दोनों पैरेलल है? बोलोगे हाँ। तो ये दोनों पैरेलल माना जाएगा। अब देखो, क्या दोनों वेक्टर क्या दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है क्या वो पैरेलल है? बोलोगे हाँ। क्या वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है? बोलोगे हाँ सर, जस्ट अपोजिट है। तो इन दोनों को हम सेंस तो पैरेलल मान के चलेंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए बोलेंगे इसको एंटी पैरेलल। सो क्या मेरी बातें क्लियर है? पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, लाइन वाइज बात करें तो दोनों ही पैरेलल है, डायरेक्शन वाइज बात करें तो एक दूसरे के अपोजिट है। सो दैट्स व्हाई एंटी वर्ड इज यूज्ड हियर। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? सो वो सारे वेक्टर जो पैरेलल हो एक दूसरे के, या फिर एंटी पैरेलल हो, या अलोंग हो, क्लियर गाइस, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, उन सारे को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है गाइस? सो कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स में जनरली हम लोग दो का कंपैरिजन करते हैं कि इसके कोलिनियर ये है, इसके कोलिनियर वो है। क्या क्लियर है? तो 2-3 भी हो सकते हैं, तो कोई कंपैरेटिव होगा तो फिर इससे उनका या इससे उनका या उससे उनका। क्या मेरी बातें क्लियर है? Two vectors having same sense of direction or opposite sense of direction are called कोलिनियर वेक्टर्स। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स कैसे होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पे, कोलिनियर वेक्टर्स आर, या ऐसे करते हैं ना, मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। बात वही है गाइस, जो मैंने लिखा बात वही है, कंफ्यूज मत हो, बात वही है। सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब तो समझ में आता है गाइज। क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है? मैं यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, अलोंग बनाऊं, क्या फर्क पड़ता है? क्या दोनों का सेम सेंस है गाइज? बोलोगे हाँ सर। अच्छा, क्या ये अपोजिट सेंस है? हाँ। मैं पैरेलल बनाऊं, सामने रख दूं, कहीं भी ले जाऊं गाइज, अगर डायरेक्शन सेम है तो पक्का वो दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल टाइप के तो होंगे ही। सो ये चीजें, इसमें कहीं मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करी गई है गाइज? बिल्कुल नहीं। मैग्नीट्यूड के बारे में तनिक भी चर्चा नहीं करी गई है कि मैग्नीट्यूड बराबर होगी नहीं होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? सो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। बड़ा बना लिया थोड़ा। तो क्या ए एंड बी आर कोलिनियर? ऑफ कोर्स कोलिनियर, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अभी ए और बी, या बी डैश कर लेता हूं, ए डैश कर लेता हूं। क्या ए डैश वेक्टर और बी डैश वेक्टर कोलिनियर है? बिल्कुल कोलिनियर है। क्लियर है गाइस? सो ये कोलिनियर वेक्टर है।
अब इसमें समझते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें, मैथमेटिकल चीज। कहीं जब भी कोई वेक्टर होगा, समझना, तो जब इसके पैरेलल होगा ना, तो दो वेक्टर को आप कंपेयर जब करते हो, दो वेक्टर को जब आप कंपेयर करते हो, तो दोनों की जो डायरेक्शन की जो सेंस होनी चाहिए, या फिर सेम होनी चाहिए, जस्ट क्या होना चाहिए, अपोजिट। या तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए या अपोजिट, तभी इनको इनसे कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, कंपेयर का मतलब कि तुम मेरे से कितना बड़ा हो या मैं तुमसे कितना छोटा हूं, बात वही हुआ ना, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन तभी हम कर सकते हैं ना दो वेक्टर का, जनरली, कि जब वो दोनों वेक्टर क्या होती है, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन में होती है। ठीक है, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, या एंटी भी हो तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। ठीक है, हालांकि नहीं करते लेकिन कर सकते हो, मैथमेटिकली मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लो कि एक वेक्टर ये दोनों है या ये दोनों वेक्टर है, चलो, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा बी वाली वेक्टर ए वाले वेक्टर से 2 गुनी बड़ी है, 3 गुनी बड़ी है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। क्लियर है गाइस? अब सोचो, ये तो साफ दिख रहा है कि बी जरूर कुछ गुना ज्यादा होगा ए से। ये तो इसके लिए भी लागू हो रहा है, या कोई भी वेक्टर होगा जो पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, उस सब के लिए लागू हो सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो जनरली क्या होता है गाइस, if A and B are two collinear vectors, then A को हम लिख सकते हैं सम लैम्डा इंटू बी, सम लैम्डा इंटू बी, जहां लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर, एनी स्केलर यानी एनी कांस्टेंट करो बेटर होगा, कोई भी कांस्टेंट, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब मैं कहीं लिखूंगा ऐसे, सोचो तो, मैं कहीं भी लिखूंगा ऐसे a इक्वल्स माइनस बी वैक्टर या -2 वेक्टर, इससे 2-3 बातें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, इससे 2-3 बातें, हालांकि वो आगे पढ़ोगे तो ज्यादा फील आएगा। तो a अगर -2 भी लिखा है तो माइनस का मतलब, थोड़ा आगे पढ़ेंगे, निगेटिव फील देता है। निगेटिव फील का मतलब होता है अपोजिट फील। जैसे एक वेक्टर अगर a होगी, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर इसकी मैग्नीट्यूड मैंने 3 मान लिया है, कितना मान लिया गाइस, 3, तो जस्ट अपोजिट होगी बी वाली, नो डाउट, और बी की जो मैग्नीट्यूड होगी डेफिनेटली 3/2 होगी। बी की जो मैग्नीट्यूड होगी कितनी होगी, 3/2। अब बोलोगे क्यों सर, सोचो, देखो, क्या ए वेक्टर 2 गुना है बी का, बिल्कुल, अगर ए ही 3 है तो पक्का उसका आधा होगा ना बी। क्या मेरी बातें क्लियर है? और डायरेक्शन अपोजिट क्यों बनाया, निगेटिव देख करके। ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर कंपेयर हो रहे हैं, या यूं कहें दो वेक्टर कोलिनियर हो रहे हैं, तो हम ए वेक्टर को सम लैम्डा इनटू बी के टर्म में जरूर लिख सकते हैं। ए इक्वल सम लैम्डा इनटू बी। वो लैम्डा डिसाइड करेगा कि वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट। अगर पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन और नेगेटिव हुआ तो अपोजिट। ये चीज हम लोग अभी करेंगे, बट अभी फिलहाल जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उससे आपको समझना चाहिए। मान लो कि हमने ऐसे लिख दिया, अगर ये 2 है और ये 4 है, अब तुम देख के बोलो क्या बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर? बोलोगे हाँ सर, ये तो साफ दिख रहा है। तो जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल होगा ना गाइज, तो आप ऐसा जरूर लिख पाओगे, मतलब आप a इक्वल सम लैम्डा इनटू बी या b इक्वल सम लैम्डा इनटू a जरूर लिख पाओगे। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो कोलिनियर वेक्टर क्लियर है गाइज? मैंने बहुत सारी बातें बोल दिया, हो सकता है आप कंफ्यूज कर गए हो। मैं फाइनल चीज बताता हूं, कोई भी दो वेक्टर्स हो, अगर उनका डायरेक्शन का सेंस सेम हो या फिर जस्ट अपोजिट हो, सेंस या तो सेम हो या जस्ट अपोजिट हो, वैसे वेक्टर्स को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलते हैं? कोलिनियर। एक मेन चीज ये है। दूसरी मेन चीज ये थी कि कोलिनियर वेक्टर्स की चूंकि डायरेक्शन सेम होती है या अपोजिट होती है, तो डेफिनेटली वो पैरेलल भी हो सकती है। डेफिनेटली वो क्या हो सकती है? पैरेलल भी हो सकती है डेफिनेटली, या एलोंग भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया कि जब दो वेक्टर कोलिनियर होती है ना, तो हम एक वेक्टर को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। सो ए कैन बी रिटन एज सम लैम्डा इनटू बी। ठीक है, मतलब ऐसा इसी केस में लिख सकते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल में ही। बहुत बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ये 2 हो जाता, 4 हो जाता, तो क्या कंपेयर नहीं कर पाते? सो हियर ये भी समझा देता हूं, हियर बी कांट बी 2 टाइम्स ऑफ ए। ऐसा हम नहीं लिख सकते गाइस, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज है तो मैं आपको बताता हूं। क्या गाइज ये b एक वेक्टर है? बोलोगे हाँ। क्या 2a भी एक वेक्टर होगी? हाँ, 2 गुना होगी, लेकिन वो वेक्टर है। तो क्या दो वेक्टर इक्वल है? इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा गाइज? हाँ, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा।
क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? मतलब तो कहीं ना कहीं दोनों के सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो ये तो एक अलग डायरेक्शन में है और एक अलग डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों को हम कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये चीज मैं सिखाया। सो अगर कोई वेक्टर ए हो, अगर कोई वेक्टर बी हो, अगर दो कोलिनियर हो, सो ए कैन बी रिटन एज सम लैम्डा इनटू बी। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इजी आल्सो। क्लियर है गाइस? चलिए ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही छोटी चीज है, लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। देखिए गाइस, वो सारे वेक्टर जिनका सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, जिनका सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, लाइक, और जो सेम सेंस में नहीं है मतलब अपोजिट है, उनको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। क्या मेरी बातें क्लियर है? सो मैं क्या बोल रहा हूं, लाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर। सो लाइक वेक्टर क्या है? वेक्टर्स हैविंग सेम सेंस of direction called like vector। और unlike vector क्या है? opposite sense। अब बोलोगे कि सर कोलिनियर वेक्टर तो लाइक और अनलाइक का मिक्सर है क्या? एग्जैक्टली गाइस, आप सही सोच रहे हो। लाइक वेक्टर सेम सेंस, अनलाइक वेक्टर अपोजिट सेंस, तो इन्हीं दोनों का मिक्सचर तो ये है। तो हो गया, अगर ये पढ़ लिया ढंग से तो ये भी क्लियर हो गया। हाँ, इसमें दो पार्ट में हो गए। चलिए, तो इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल गाइस, ये लीजिए। क्या ए और बी लाइक है? बिल्कुल, ये दोनों कैसे वेक्टर हैं? लाइक हैं। और एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे। क्या ये ए और बी लाइक है या अनलाइक है? अनलाइक है। क्या इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ है? बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ है, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए गाइस, पहले आप इस सब चीज़ों को कॉपी कीजिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। आइए गाइस, नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में हम लोग करने वाले हैं को इनिशियल वेक्टर। नाम ही से क्लियर है, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, को का मतलब साथ साथ। तो वैसे वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट, जिनकी ओरिजिनेशन पॉइंट एक ही हो, वैसे वेक्टर को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो सच वेक्टर्स which have same origination point are called को-इनिशियल। मतलब एक पॉइंट ले लो, यहां से ढेर सारे वेक्टर खींच डालो, कुछ भी खास नहीं है गाइस इसमें, और इनकी कुछ खास यूज भी नहीं है, बस टाइप है, समझ लो। क्या ए बी सी डी को-इनिशियल है? बिल्कुल, ए बी सी एंड डी आर को-इनिशियल वेक्टर्स। कुछ भी खास इसमें नहीं है। नेक्स्ट आते हैं गाइस। नेक्स्ट जो वेक्टर है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको थोड़ा अच्छे से समझना है, ठीक है? और वो है यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आगे यही दौड़ेगा। देखिए, डेफिनेशन वाइज कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर नाम से क्लियर है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिटी हो, वन हो। चलिए, वो तो डेफिनेशन है। द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज यूनिटी यानी वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर।
सो मान लो कि कोई भी वेक्टर ए है और इसका हमने मैग्नीट्यूड लगा लिया और देखा कि ये 1 आ रहा है। सो दिस फुल्ली इंप्लाइज कि ए वेक्टर कैसा होगा, ए इज अ यूनिट वेक्टर। कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने एक वेक्टर ऐसे लगा लिया और इसका मैग्नीट्यूड 1 लगा लिया, इसका नाम ले लिया n वेक्टर। तो क्या इसका मतलब है कि n वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है? बोलोगे हाँ सर, ये 1 दिख रहा है तो यूनिट वेक्टर बोलने में क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली गाइज, यूनिट वेक्टर है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। अब गाइज यूनिट वेक्टर में कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, समझो। कोई भी वेक्टर अगर यूनिट होता है तो उसको सिंबॉलिकली थोड़ा बदलते हैं। आप ना भी बदलो चलेगा, लेकिन सिंबॉलिकली बदल देंगे तो देखते ही पता पड़ जाएगा कि वो यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं अ यूनिट वेक्टर इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज, जैसे कोई भी n है तो n पे कैप लगा दो, n कैप, क्या बोलते हैं इसको, n कैप, या सिंपली ऐसे a कैप, या सिंपली कुछ भी t लगा दो, t कैप, etc। मतलब कोई भी लेटर पे कैप लगा दो, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी न किसी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और चूंकि यूनिट वेक्टर किसी न किसी ने, मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बात जरूर है कि हर यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगी, लेकिन डायरेक्शन की तो गारंटी नहीं है गाइज। मान लो कि एक 1 मैग्नीट्यूड की इधर एक वेक्टर लग रही है, एक ऊपर लग रही है, तो क्या ये दोनों वेक्टर सेम होंगे? बिल्कुल नहीं। सो क्या मेरी बातें क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर को सिंबॉलिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी लेटर पे क्या लगा देते हैं गाइज, हेड लगा देते हैं, सॉरी मतलब एरो लगा देते हैं, मतलब ऐसे हेड ही है ये। तो इस तरह से कैरेट का साइन लगा देते हैं तो वो बन जाता है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं कहीं लिख दूं ऐसे, तो आप बेहोश तो नहीं हो जाओगे ना गाइस? अब तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है। एक्चुअली ये वेक्टर ही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 लिखा जा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सिंबल ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है गाइस? सो दिस इज वेरी इजी। अब समझते हैं एक चीज और, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। किसी भी डायरेक्शन में, मेरी बात खूब अच्छे से सुनना, किसी भी डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होती है। किसी भी डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होती है। अब ये सुन के थोड़ा होश उड़ जाएगा, ऐसा कैसे सर, एक डायरेक्शन में 2-3 यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता? नहीं होगा गाइज। अब सोच के देखो कि मैंने एक वेक्टर ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे एक वेक्टर बनाया, समझना अच्छे से, एक वेक्टर ऐसे बनाया 1 मैग्नीट्यूड का, और एक और वेक्टर मैंने ऐसे बनाया 1 मैग्नीट्यूड का। तो क्या ये दोनों वेक्टर एक ही है कि अलग अलग हो गए? बोलोगे सर एक ही तो है। अगर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, हालांकि मैंने आपको इक्वल वेक्टर नहीं पढ़ाया है, इक्वल वेक्टर पढ़ा दूंगा। तो इक्वल वेक्टर बहुत ही सिंपल है। इक्वल वेक्टर आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है कि ऐसी वेक्टर जिसकी डायरेक्शन और जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, हर तरीके से इक्वल हो तो उसी को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, पढ़ लेंगे हम लोग जस्ट इसके बाद। तो मेरी बात समझो ध्यान से कि अगर कोई भी वेक्टर, अगर एक डायरेक्शन में मैं यूनिट वेक्टर बना रहा हूं गाइज, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर का है, यूनिट मैग्नीट्यूड का है और इसकी डायरेक्शन ये है। अब तूने सोचा कि चलो सर इसी डायरेक्शन में मैं अपनी यूनिट वेक्टर खड़ा करता हूं। कर लो खड़ा, चलो करते हैं खड़ा अपनी यूनिट वेक्टर। तो क्या आपने कोई दूसरा वेक्टर रखा कि आपका वेक्टर वही वाला हो गया? अब आपके वेक्टर का जरा स्पेसिफिकेशन चेक किया जाए, डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड वही है, तो फिर तो यही वेक्टर ये हो गया। कोई बोलेगा कि सर ये तो शिफ्ट हो जाएगा तो यही वेक्टर आ जाएगा। हाँ गाइस वही है। सो क्या एक डायरेक्शन में आप 2-2 वेक्टर खींच के भी कुछ नहीं कर पाए, वही वेक्टर हो गया? बोलोगे हाँ सर। यानी एक डायरेक्शन में केवल और केवल एक ही यूनिट वेक्टर खींचा जा सकता है। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है गाइस? सो इन वन डायरेक्शन, या ऐसा बोल सकते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन there is one and only one unit vector। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप नेम भले चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी बंदे ने ऐसे बोला कि मेरा n1 कैप है, किसी ने बोला मेरा तो n2 कैप है, किसी ने बोला मैं तो t कैप डालूंगा, किसी ने बोला मैं तो a कैप बोलूंगा। ऑल वेक्टर्स आर इक्वल। इन फैक्ट जो a वेक्टर है वो बराबर है n1 कैप के, वो बराबर है n2 कैप के, वो बराबर है t कैप के। क्लियर गाइस? ये सारे वेक्टर यूनिट वेक्टर ही है, सबकी मैग्नीट्यूड 1 ही है। डेफिनेटली मैं 1 इसलिए नहीं शो कर रहा हूं क्योंकि इसके टकले पे मैंने क्या लगा रखा है, कैप लगा रखा है, तो इंडिकेट इसको कर रहा है कि वो 1 मैग्नीट्यूड का डेफिनेटली होगा। सो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज?
मैं कुछ ज़्यादा फास्ट हूँ क्या गाइस? थोड़ी हल्की चीज़ है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यूनिट वेक्टर के बारे में तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक डायरेक्शन में कोई एक ही यूनिट वेक्टर होगी। ये तो यूनिट वेक्टर की पहचान हो गई। अब गाइस समझते हैं अच्छे से, खूब अच्छे से समझते हैं, थोड़ा फील करवाने की। अगर गाइस अगर नंबर सिस्टम की बात करी जाए, हमारे नंबर सिस्टम में बात करें तो नंबर सिस्टम में आप तो नंबर्स पढ़े हो, बहुत अच्छा, 3 पढ़े हो, 4 पढ़े हो, 5 पढ़े हो। इस 3 का मैं बोलूं यूनिटी क्या है? 3 का यूनिटी, शायद आप मेरी बात समझ नहीं रहे होंगे। देखिए हमारे जो सिस्टम में यूनिटी जो एक नंबर है वो दरअसल 1 है। हमारे सिस्टम में यूनिटी क्या है? 1 है। ये चीज थोड़ी सी अभी आपको थोड़ी सी बाउंस करेगी मेरी बात कि यूनिटी सर क्या बोल रहे हो, 1 तो जिंदगी भर पढ़ते आ रहे हैं, यूनिटी किसके बारे में बोल रहे हो? गाइज यूनिटी एक नंबर होती है जो हर सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। आगे चल के पढ़ोगे तो जैसे वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर आ रहा है, आगे चल के पढ़ोगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में भी एक यूनिटी नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, यानी यूनिट मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। हमारे नंबर सिस्टम में भी एक यूनिट नंबर एग्जिस्ट करता है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? सो यूनिट जो वर्ड होता है ना गाइज, यूनिटी, वो हर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है और उसको एग्जिस्ट कराने का अपना अपना तरीका होता है, निकालने का अपना अपना तरीका होता है। कैसे हम मैट्रिक्स में जाएंगे तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे, कैसे हम किसी नंबर सिस्टम में जाएंगे तो यूनिट नंबर आएगी। तो गाइज आपने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें तो जो नंबर मिलेगी उसी को हम यूनिटी नंबर बोलेंगे। अब बोलोगे सर ये तो जिंदगी भर करते आ रहे हैं, क्या इसमें नया है? नया गाइज कुछ भी नहीं है, लेकिन यही है वो यूनिटी का डेफिनेशन। हमारे नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को ले लो, ठीक है, और वो नंबर कैसी होनी चाहिए गाइज? वो नॉन जीरो नंबर होनी चाहिए। अगर हम वो नॉन जीरो नंबर में अगर हम उसी नंबर से डिवाइड करें, उसी नंबर से डिवाइड करें जीरो छोड़ के, तो वैसे केस में उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 0/0 के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो गाइज इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सो वी कांट डिसाइड 0/0 क्या है, कुछ बोल ही नहीं सकते, मैथ्स में इसकी कोई जगह ही नहीं है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? तो 3/3, 4/4 यानी वो क्या हो गया? यूनिटी एक नंबर हो गया। मैं क्यों इतना बहस कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को वेक्टर में यूनिटी वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में आपको सिखानी है। तो गाइज यूनिट जो वेक्टर मिलती है ना, वो कैसे मिलती है? तो यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है? किसी भी वेक्टर को लिख दिया और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लिया, तो जो भी वेक्टर हमें मिलेगी वो यूनिट वेक्टर होगी। किसी भी वेक्टर, जैसे कोई भी वेक्टर ले लिया, मान लो कि एक वेक्टर मैं अप डायरेक्शन में ले रहा हूं, कुछ भी बहुत बड़ा वेक्टर ले रहा हूं अप डायरेक्शन में। अगर आपको इसी डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो क्या करोगे? इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर लग रहा है उसी वेक्टर को पकड़ो, दूसरे वेक्टर को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उस वेक्टर को पकड़ो और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके एक नई वेक्टर तैयार कर लो और वही इस वेक्टर का क्या कहलाएगा? या यूं कहें इसके डायरेक्शन में लगने वाला क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर का बोलो या इस डायरेक्शन में बोलो, क्योंकि एक डायरेक्शन में तो एक ही यूनिट वेक्टर लगता है, ठीक है गाइज, इसका बोलो या किसी और का बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो अच्छे से? फिर से सुनो कहानी। मैंने आपको यूनिटी के बारे में बताया, किसी भी नंबर को उस नंबर से डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो जो चीज मिलेगा उसको यूनिट नंबर कहते हैं। ये तो हमारे नंबर सिस्टम में है, ठीक है। यूनिट बहुत सारे अलग अलग सिस्टम में होती है, उसी तरह से वेक्टर में यूनिट का कंसेप्ट है। तो यूनिट एक वेक्टर एग्जिस्ट होगा। यूनिट वेक्टर क्या होती है आपको पता पड़ गया कि उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ये भी बात समझ गया कि यूनिट वेक्टर को हम लोग एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होगी, ये भी हमें पता पड़ गया। अभी मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई यूनिट वेक्टर नहीं है और कोई दूसरा वेक्टर दिया गया है, कोई भी एक वेक्टर दिया गया है, ऐसे अगर तुम्हें इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना हो, ठीक है, तो क्या करोगे? इसी वेक्टर को लेकर के उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, तो जो वेक्टर तुम्हें मिलेगी वही इस डायरेक्शन में यानी अप डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलेगी। अब वो बोलोगे सर वो यूनिट वेक्टर किसका? यार इसका भी हो सकता है, या इनफैक्ट उस डायरेक्शन में लगने वाले तमाम का हम यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर चेंज नहीं करता एक डायरेक्शन में, हर का तो वही वैल्यू होगा। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही बात बोल रहा था कि इफ ए बी अ वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन में होगी, ए बी अ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन, देन a unit vector in the direction of A, in the direction of A is defined as, हम कुछ नहीं कर सकते, डेफिनेशन है,
डिफाइंड एज, कुछ नेमिंग कर लेते हैं उसका, ए कैप जनरली करते हैं क्योंकि वो सिंबल से पता चलते रहे कि वो ए का यूनिट वेक्टर था, और इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, मैथमेटिकल डेफिनेशन। सो एनी वेक्टर A divided by its magnitude gives the unit vector in that direction in which vector A is acting। ऊपर लग रही है तो ऊपर का, लेफ्ट लग रही है तो लेफ्ट का, पूरब लग रही है तो पूरब का। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है गाइज? क्या ये चीजें पूरे अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है? अब इसको तो आप पहले कॉपी कर ही लो, लेकिन यहां से गाइज जो चीजें हमें मिलेंगी ना बहुत ही शानदार है, आगे के लिए तो काफी शानदार है। ठीक है, क्या शानदार चीज है वो समझते हैं। अगर गाइज मैं ए वेक्टर को लिख दूं तो आप देखोगे ये तो एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करोगे और साथ में ए कैप लिखोगे। अब इसको तुम पलट के पढ़ोगे ना तो बड़ी मस्त चीज मिलेगा तुम्हें ये मिला कि दुनिया के किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर। इसको ऐसे पढ़ो तो ज्यादा फंटास्टिक है और ज्यादा यूजफुल भी है। सो एनी वेक्टर ए कैन बी रिटन एज the product of its magnitude and a unit vector along that vector। उसी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर होगी, हम उन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग और बहुत ही मस्त फॉर्मूला वगैरह इस पे बन जाते हैं, बहुत ही मस्त चीज बन जाता है। सब कुछ मैं अभी रिवील करूंगा, पहले तो आप पूरी यूनिट वेक्टर को समझने की कोशिश करो। कुछ खास नहीं है, बस इसका यूज आगे ज्यादा है और इसको पूरा फील करना जरूरी है, इसलिए गाइस मैं इतनी भाषण उस समय से दे रहा हूं। ठीक है, पहले कॉपी करो तो फिर मैं उस पे आता हूं कि एनी वेक्टर ए कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर ए कैप। ठीक है गाइस, पहले आप इसको कॉपी करो तो मैं अभी आता हूं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि किसी भी वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर एन कैप लिख दो, या फिर आप ऐसे भी लिख दो, ज्यादा बेटर है ए कैप, इसी के सिंबल से हम ऐसा लिख सकते हैं ना। अब गाइस इसमें मैं ढेर सारा आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो कि ये एन कैप नाम का वेक्टर है, एक वेक्टर ए है जो कि 10 मैग्नीट्यूड का है, एक वेक्टर बी है जो कि 20 मैग्नीट्यूड का है, एक वेक्टर सी है जो कि 30 मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर को लिखिए जरा, तो बोलोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, ए वेक्टर को लिखने होगा तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड चलो लिखते हैं, और इस डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर, अच्छा ए के डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर तो एन कैप है, तो फिर बी के डायरेक्शन में सब तो एक दूसरे के पैरेलल ही है, तो क्या लिख दूं, एन कैप। सो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 10 एन कैप। सो दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल है ना गाइज, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। अगर गाइज मुझे बी वेक्टर को लिखना हो तो क्या लिखोगे, 20 एन कैप। क्या लिखोगे, 20। अगर सी वेक्टर को लिखना हो क्या करोगे, 30 एन कैप। कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत ही ये सब टाइम पास चीजें। क्या मेरी बातें क्लियर है? अब एक अच्छी चीज इसमें क्या है वो सुनो, अच्छी से सुनना। अगर गाइज मैंने एक उल्टी वेक्टर लगा दिया डी और इसका मैग्नीट्यूड मैंने 40 डाल दिया, तो डी को कैसे लिखोगे? अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर डी तो इनके डायरेक्शन में नहीं है। हाँ गाइज, इनके डायरेक्शन में नहीं है, तो एक काम तो कर सकते हैं ना, हम ऐसा तो सोच ही सकते हैं ना कि अगर डी ऐसे है तो माइनस डी तो इधर जरूर एग्जिस्ट करती होगी। मेरी बात समझना, अगर हम डी को कम से कम नहीं लिख पा रहे हैं डायरेक्ट, तो या फिर ऐसा समझो, छोटा सा चीज समझ लेना तो फिर आगे समझ में आएगा कि अगर कोई वेक्टर गाइज ए है, अभी मैं पढ़ाने वाला था, थोड़ा आप लोग थोड़ा देर हो गए अभी, तो अगर एक वेक्टर ए है, अगर मैं जस्ट बैक कर दूं तो ये वेक्टर दरअसल माइनस ए हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस ए। दिस इज वेरी इजी। अगर कोई वेक्टर ए है, माइनस लगा तो जस्ट पीछे आ जाती है, इसको अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे
सपोज करो कि तुम्हारा डी वेक्टर इस साइड में है और तेरे को कहीं कोई यूनिट वेक्टर मिल नहीं रहा है, तो क्या करोगे? चलो काम चलाते हैं। फिलहाल इस वेक्टर को अगर मैं पलटी मार दूं तो क्या इसका काम बन जाएगा? हाँ। तो पलटी अगर मारूंगा तो क्या एन कैप ही रहेगी या माइनस एन कैप हो जाएगी? माइनस एन कैप हो जाएगी। तो गाइज डी वेक्टर को क्या मैं 40 माइनस एन कैप लिख सकता हूं? बिल्कुल। सो माइनस 40 एन कैप हो जाएगी। बहुत ही आसान है ना गाइज, बहुत ही आसान है ये। तो क्या मेरी बातें क्लियर समझ में आ रही है? अब समझते हैं गाइज, अब अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आपको पता पड़ गया कि एक डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होगी। बहुत अच्छा। अब साइंटिस्ट लोग, मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि जनरली हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बार बार हमें एक्स कोऑर्डिनेट में जाना पड़ता है, वाई कोऑर्डिनेट में, वाई एक्सिस में जाना पड़ता है और जेड एक्सिस में। उन्होंने क्या किया कि एक सिंबल बना दिया कि एक्स में कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, चलो उसे आप आई कैप से डिनोट करना। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आप बोल दो कि चलो मेरा यूनिट वेक्टर एन कैप है जो एक्स में लग रही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आई कैप कहीं भी दुनिया में लिखी रहेगी तो ये बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि वो एक यूनिट वेक्टर है और वो एक्स में लग रही है। और अगर जे कैप है तो वाई में लग रही है, और अगर के कैप है तो जेड में लग रही है। क्या मेरी बातें क्लियर है? सो इन तीनों आई, जे और के को बोलते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। क्या बोला करते हैं गाइस? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। बहुत ही सिंपल चीज मैं बता रहा हूं आपको, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। सो दिस इज आई वेक्टर, किसके अलोंग लगती है? एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? सब पॉजिटिव है। और अगर मैं जे कैप की बात करूं सो ये एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और अगर के कैप की बात करूं तो एक्टिंग अलोंग प्लस जेड एक्सिस। अब आपके दिमाग में होगा सर निगेटिव एक्स एक्सिस में होगी तो क्या करेंगे? यही वाला लॉजिक, प्लस एक्स ऊपर है तो निगेटिव नीचे, माइनस लगा लो, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप से काम चला लो। क्या मेरी बातें गेट करो अच्छे से? तो गाइस ये बहुत ही सिंपल चीज सीखा आपने ऐसे सीखा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। गाइज अगर इस साइड के यूनिट वेक्टर की बात करें तो के कैप, इस साइड के यूनिट वेक्टर की बात करें तो जे कैप, इस साइड के यूनिट वेक्टर की बात करें तो आई कैप। अब आगे लाइफ में कभी भी कोई भी बोले कि एक वेक्टर है जो y डायरेक्शन में 20 मैग्नीट्यूड की लग रही है, एक वेक्टर है जो z के अपोजिट लग रही है c नाम की वेक्टर 30 मैग्नीट्यूड की, और एक वेक्टर है जो x में लग रही है 20 मैग्नीट्यूड की या 200 मैग्नीट्यूड की, a नाम की या b नाम की कुछ भी। अब बोलेगा कि जरा ए को रिप्रेजेंट करो, बी को रिप्रेजेंट करो, सी को रिप्रेजेंट करो, तो क्या गाइज आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा? बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा। अभी तो आपने सीखा कि दुनिया में किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर। अब अभी गाइज यहां पे देखोगे तो ए वेक्टर तो वाई के पॉजिटिव में लग रही है, तो क्या लिखेंगे? 20। क्या लिखेंगे? 20। और सोचो क्या लिखेंगे? प्लस जे कैप। बिल्कुल। बी वाला क्या लिखेंगे? बी तो लिख रहा है एक्स के डायरेक्शन में ही लग रही है, 200 मैग्नीट्यूड का है। आई या जे? आई लिखेंगे। प्लस या माइनस? प्लस ही लिखेंगे। अब गाइस सी की बात करें तो सी तो 30 मैग्नीट्यूड की है। बहुत अच्छा, 30 लिख दिया। और ये क्या लग रही है? क्या जेड के पॉजिटिव में लग रही है या अपोजिट लग रही है? अपोजिट। तो के से होना पड़ेगा या माइनस के से काम चलाना पड़ेगा? माइनस के। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखता हूं, -30 की कैप। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है गाइज? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यही है यूनिट वेक्टर्स, और इनको रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सब एक दूसरे पर क्या होते हैं गाइज? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट समझते ही हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। कभी कभी लोग एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप भी बोल देते हैं, ऐसे कहीं भी ऐसा रहे इसका मतलब ही होता है कि ये आई कैप है, ये मतलब है जे कैप है, और ये है के कैप। ये चीज समझ रहे हैं, बहुत रेयर आता है, कहीं कहीं आएगा। एक दो बार आईआईटी के क्वेश्चंस में एक्स कैप में आया था, तो वैसे भी वो इशू नहीं है, सबको पता है एक्स कैप का मतलब एक्स के डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर, कुछ खास नहीं है इसमें। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को सीख पा रहे हो। तो ये तो समझ गए हम लोग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में इतनी सारी कहानियां थी। ठीक है, पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अब न्यू टाइप ऑफ वेक्टर करते हैं, जो कि आपने थोड़ी देर पहले सीखा भी है, निगेटिव कैसे वेक्टर का किसी का निकालते हैं। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 6 हो चुका है शायद। चलिए जो भी नंबर हो देख लेना आप। तो अभी हम लोग करने वाले हैं जस्ट, और उस वेक्टर का नाम है इक्वल वेक्टर पहले, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होता है, नाम ही से क्लियर है, वो सारे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और जिनकी डायरेक्शन एकदम सेम हो। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। बहुत इजी है, कुछ भी खास नहीं है। एक वेक्टर ए ले लो, सेम मैग्नीट्यूड का ले लो बी, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम ले रखा है, तो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर। इसमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है गाइज, कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। ये नाम ले लिया पी वेक्टर और ये नाम ले लिया क्यू वेक्टर, ये 3 मैग्नीट्यूड का 3 मैग्नीट्यूड का, तो हियर पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। क्लियर है। कभी भी मैग्नीट्यूड केवल बराबर हो जाने से इक्वल नहीं होता। 10 मैग्नीट्यूड 10 मैग्नीट्यूड, नेम है ए, नेम है बी। हियर ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्यों गाइज? बिकॉज इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो जरूर बराबर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन बराबर नहीं है। ये वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे। अच्छा गाइज, ये दोनों कौन सी वेक्टर है? अगर तुमसे पूछे कि ये दोनों वेक्टर कौन सी कैटेगरी में आएगी, तो क्या इनको हम कोलिनियर बोल सकते हैं? हाँ, कोलिनियर तो बोल ही सकते हैं। क्या हम इसे अनलाइक वेक्टर बोल सकते हैं? हाँ, वो भी बोल सकते हैं। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग ने कौन सा किया? इक्वल वेक्टर किया। अब उसी तरीके से और इजी चीज सब आता है जिसको बोलते हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नाम ही से क्लियर है, किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर, जो कि ऑलरेडी आप सीख चुके हो। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? तो कोई भी वेक्टर हो, निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है? इट इज अ वेक्टर which is just opposite of a given vector। बस जस्ट अपोजिट हो, बाकी कोई किसी भी चीज में चेंजिंग नहीं हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। सपोज करो कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है और इसके जस्ट अपोजिट वेक्टर बनाओ तो बी रहा, इसकी मैग्नीट्यूड 10, इसकी मैग्नीट्यूड 10। तो क्या हम ए को या फिर बी को, क्या हम बी वेक्टर को लिख पाएंगे विच ये निगेटिव है ए का? हाँ, लिख पाएंगे। अगर बी को तूने मेन वेक्टर माना है और ए को तूने बाद में ड्रॉ किया है, तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि अच्छा ए वाली जो है वो निगेटिव है बी की। बात तो वही है गाइस, स्केलर है, पीछे ले आओ आगे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये -1 यानी स्केलर है। क्लियर है गाइस? और एक और बात मैं आपको समझा दूं, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन ये चीज बहुत ज्यादा होता है कि अगर कोई भी वेक्टर गाइस ए है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो अगर गाइस मैं 2a कर दिया तो 2a क्या हो गया? वेक्टर है कि कुछ और है? तो ध्यान से मेरी बात समझना, 2a भी एक वेक्टर है। 2a भी क्या है? एक वेक्टर ही है। फर्क इतना पड़ा है कि पहले की जो मैग्नीट्यूड रही होगी और अब जो मैग्नीट्यूड होगी उसकी डबल हो जाएगी, इतने ही फर्क है। यानी किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर से गुना करते हो ना, तब भी वो क्या होती है? एक वेक्टर ही बनती है, बस उसका मैग्नीट्यूड उतनी टाइम्स ज्यादा हो जाती है। ये सब चीज तो ओरल है ना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइज ये तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना कि -b भी एक वेक्टर है, -b भी एक वेक्टर है और a भी एक वेक्टर है। क्लियर है? तो ये चीज हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है 2 मैग्नीट्यूड का और ये i है, सॉरी i नहीं है, i तो लिख ही नहीं सकता मैं, a लिखता हूं, और ये मैंने लिख दिया 3 का b। क्या गाइस? b इज निगेटिव ऑफ ए? बोलो, सोचो तो। नो नो, b इज नॉट निगेटिव। क्यों? बिकॉज a की मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। a और b की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। अपोजिट तो है नो डाउट, लेकिन इक्वल नहीं है। क्या मेरी बातें गेट करें अच्छे से? और सुनो, थोड़ा और मैं फील करवा दूं कुछ अच्छी चीज। जैसे मान लो गाइज ये 2 का है और ये 8 का है b।
तो पहली बात, एक चीज तो ये क्लियर है कि a इज माइनस बी, क्या ये वैलिड है? बोलोगे नो सर ऐसा तो है ही नहीं। अगर गाइज मैं ये लिखूं तो शायद आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर लोगे। यहां पे बी लिखता हूं, फिर से लिखता हूं इसको, बी वेक्टर इज -4 ऑफ ए। देखो तो गाइज क्या ये सही है? बोलोगे हाँ सर ये सही लग रहा है, क्योंकि बी वेक्टर जो है वो -4, मतलब माइनस को तो छोड़ दो, माइनस को मैग्नीट्यूड में कभी इंक्लूड नहीं करते, उसको हटाओ, बस 4 को सोचो, तो 4 टाइम्स ऑफ ए है ना, मतलब ए वेक्टर का 4 गुना है क्या बी? बोलोगे हाँ सर ए वेक्टर का 4 गुना तो है ही, 2 4 जा 8, सही तो है, और माइनस आपने लगा दिया इसलिए क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये चीज सही है। हालांकि ए और बी वेक्टर को हम अपोजिट नेगेटिव ऑफ एक दूसरे का नहीं बोलेंगे गाइज, क्योंकि उसके लिए दोनों का क्या सेम होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड, लेकिन फिर भी नेगेटिव यूज करके हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से हम रिलेट जरूर कर सकते हैं, जो यहां पे मैंने किया। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? अब मेरी बात बताओ, क्या गाइज ए और बी वेक्टर नेगेटिव है? बोलोगे हाँ। क्या गाइज ए और बी अनलाइक वेक्टर है? बोलोगे हाँ सर, अनलाइक, अपोजिट सेंस। अच्छा, क्या ए और बी कोलिनियर है? बोलोगे हाँ सर, सेम पैरेलल लाइन है या एंटी पैरेलल है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर भी हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छा से क्लियर है? अच्छा, अब इसको देखो, क्या ये ए वेक्टर बी वेक्टर अनलाइक वेक्टर है? बोलो गाइज अनलाइक। हाँ, अनलाइक में तो होता है ना, सेम सेंस तो लाइक और अपोजिट सेंस तो अनलाइक, ठीक है, अनलाइक है। क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सॉरी नेगेटिव है? नहीं, एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। दूसरी चीज, क्या ये कोलिनियर है? बिल्कुल, अनलाइक हो गया तो कोलिनियर तो होगा ही गाइज, क्योंकि कोलिनियर में तो लाइक और अनलाइक वाले दोनों इंक्लूड होते हैं। क्या मेरी बातें गेट करे हो अच्छे से? बहुत ही इजी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइज। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, और अब आज के डेट में हमने लास्ट एक वेक्टर लेके आ रहे हैं, एंड दैट इज पोजीशन वेक्टर। चलो मैं यहीं पे कहीं बना देता हूं, अभी यहीं पे खत्म करते हैं। पोजीशन वेक्टर, देखिए गाइज ये बाद में चल के बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देने वाला है, बस अभी ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल नेमिंग समझते हैं। पोजीशन वेक्टर को जनरली गाइज आर से डिनोट करते हैं, ठीक है गाइज। कोई भी पॉइंट होगा ना, कोई भी पॉइंट होगा प्लेन में या फिर 3D में, कहीं भी कोई पॉइंट होगा, तो इसको बताने के लिए हम ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन से क्या करते हैं? एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ताकि इसके डायरेक्शन को बताया जा सके, उसकी दूरी को बताया जा सकते हैं ओरिजिन से। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। किसके पोजीशन को स्पेसिफाई करता है? किसी पॉइंट को। सो लिख सकते हो, इट इज अ वेक्टर विच स्पेसिफाइज अ पॉइंट, ठीक है। और इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? डेफिनेटली ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने पर। तो इट इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट। दिख रहा है ना? सो दिस आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। वहां पे लिख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, आर इज द पोजीशन वेक्टर, पीवी शॉर्ट में बोलते हैं, ऑफ पॉइंट पी। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? तो आज हमने कुछ बेसिस लेक्चर किया गाइज, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट किया है पोजीशन वेक्टर और स्टार्ट किया था जीरो वेक्टर या नल वेक्टर से। क्या इतनी बातें क्लियर है गाइज? अब इसमें ध्यान रखना कि ये पोजीशन वेक्टर एंड नहीं हो गया गाइज। अब इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट अब आगे आएगा, जब हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप वगैरह के बारे में पूरी डिटेल पढ़ लेंगे, तब हम लोग वहाँ पे वेक्टर की कंपोजिशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। एक बार और आ जाएगा गाइज, पोजीशन वेक्टर को एक बार और दोहराएंगे, यूनिट वेक्टर को भी एक बार और दोहराएंगे, ठीक है। अभी तक तो बस तो, लेकिन ध्यान रहिए जितनी भी चीज़ें मैंने बताया, इसमें आगे जाने वाला कौन कौन सा है, यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, काफी डिटेल डिस्कशन इस पे जाने वाला है। तो क्या आज के लेक्चर को क्या आपने समझा गाइज? मैंने थोड़ा सा वीडियो सेशन को थोड़ा सा फास्ट रखा है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, ज्यादा थ्योरेटिकल बातें ही थी। तो एक बार आपके दिमाग में चली गई, कानों में बात चली गई, बस आपका कंसेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाता है गाइज, ठीक है। तो चलिए गाइज आज के वीडियो सेशन से लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, एंड दैट इज सम ऑफ वेक्टर।
वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है गाइज। और इंटरेस्ट के लिए मैं बता दूं 2 + 4 6 होता है ना गाइज, वेक्टर में 2 + 4 5 भी हो सकता है। अब सोचते रहना कि 2 + 4 5 कैसे होता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।